Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Sudhir. Good morning, Neha. Good morning, Toshi. Good morning, Raksha. Good morning, Kuldeep. Good morning, Rakesh. Good morning, Apurva. Good morning, Vikas. क्या बातचीत शुरू है? चैप्टर फाइनली अपना लास्ट ही बचा है थोड़ा बहुत। बिल्कुल। स्टडी सही चल रही है? कॉमर्स समझ में आ गया अब तो? वेरी गुड। ओके। और बीएसटी? अच्छी तरह। अच्छी तरह तो नहीं आई है ना अब तो? बस आ गई, ठीक है मैम, चला लेंगे काम। जी माने क्या? कंप्लीट तो मुझे भी नहीं, कंप्लीट तो किसी को नहीं, कंप्लीट तो मैम को ही नहीं आई। स्टडी तो देखो, पढ़ना चाहते हो तब तक है। तो कंप्लीट तो अगर अपन कुछ नया, भाई 11th 12th की बात कर रहे हैं तब तो मैम को आ रहा है, ठीक है। कॉलेज की बात कर रहे हैं, बीकॉम बीबीए एमकॉम की, तो मैम को आ रहा है सब। और उसके बाद में अगर मैम अपनी स्टडी की बात करें तो उसमें तो कुछ ना कुछ मेरे से भी छूटता है ना, तो वो तो सबसे ही छूटेगा। जी। वो तो सब अपने अपने, जहाँ जिस लेवल पे थोड़ा बहुत, मैं जहाँ कोई पेपर वेपर का प्रिपरेशन कर रही हूँ तो वहां पे मेरा छूट जाता है, और जहाँ आप कर रहे हो उसमें आपका। मैं करा रही हूँ, समझ आ गया, ठीक है, फिर इतना ही चाहिए तो उससे अपने को तो अभी तो। देखो, बेसिक तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है, दूसरी चीज क्या है कि 11th में आपसे थोड़ी बहुत मेहनत इसलिए करवाई जा रही है कि 12th में फिर एक फ्लो बन जाए स्टडी का। अगर अभी कुछ नहीं पढ़ाए, धीरे धीरे वो रहे थोड़ा सा, ठीक है पढ़ लो जैसे पढ़ना है, तो फिर 12th में जाके फिर अचानक से जब मेहनत करोगे तो फिर बड़ा गुस्सा सा आएगा कि अरे भाई ये क्या है। तो इसलिए पहले से थोड़ा सा स्टडी वाला बना रहे ना कॉन्सेप्ट, कि हाँ पढ़ाया भी जा रहा है और बीच बीच में पूछा भी जा रहा है, तो फिर वो चीज क्या है, एक हैबिट में आनी जरूरी है।
क्योंकि अगले साल तो, ये साल तो भी निकल ही जाएगी, 2020 भी जा रहा है और आप 11th से 12th में भी हो जाएंगे कुछ महीनों बाद। मैं तो कर रही है, अब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है अपूर्वा। बताएंगे बताएंगे, आप मिलोगे ना तब बताएंगे, है ना। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, पता चलेगा भी अपूर्वा कौन है, राकेश कौन है, रोहित कौन है, नेहा कौन है, रक्षा कौन है। होगी अभी, थोड़ा सा अभी बता तो रही है, देखो जनवरी से कुछ होगा तो बताएंगे आपको बिल्कुल। केसेस तो कम हो रही है पहले से, आपको जानती हूँ, जानती तो मैं सबको हूँ, जानती तो मैं सबको हूँ। कुलदीप नालायक 2022 में बता रहा है। शुभ शुभ बोलो, एक साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया भाई, एक साल तो कम से कम बढ़िया हो। जी, बातचीत, क्लास होगी सुनते सुनते। अब कर दे क्या स्टार्ट पढ़ाई, परमिशन हो तो सामने से बताइए। बातचीत हो गई हो तो पढ़ ले थोड़ा सा। जी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गया था, इंश्योरेंस के टाइप्स मेन मेन अपने कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। पेज नंबर 107, ट्रांसपोर्टेशन। रोहित उस दिन मैंने सेंड कर दिया था, वो रोहित आई थिंक है क्लास में, है क्या, नहीं अभी तक है नहीं। उस दिन मैंने वो पेज जिसके मतलब बुक में आगे पीछे हो तो वो देख लीजिएगा। और आई होप थोड़ा बहुत पीछे का आपने देखा भी होगा जो पढ़ाया था। गुड मॉर्निंग खुशी। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में अपना रहेगा, इसमें लास्ट जो रहेगा वो है वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन को अपन आज कवर करते हैं, बहुत ही थोड़े से में ही सिर्फ अपने को एक्सप्लेन कर रखा है। पर्टिकुलर जो अपना मेन टॉपिक यहाँ पे है वो है वेयर हाउसिंग, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत अपन ने पीछे पढ़ा था, आपकी जो ये पैराग्राफ है उसमें भी साफ साफ मेंशन है। थोड़ा सा ब्रीफली आपने है वो लास्ट में पढ़ लिया था, तो हम आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ही यहाँ पे आइडिया देंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बताइए क्या क्या करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कंपेयर फ्राइट सर्विसेज टुगेदर विद सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज बाय ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि रेल हुआ, रोड हुआ, एयर हुआ, सी, फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इंटरनेशनल कैरेज ऑफ पैसेंजर, ठीक है। बिल्कुल रक्षा, जब अपन एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी गुड्स और पर्टिकुलर पर्सन की बात अपन कर रहे हैं, यहाँ पे जब बिजनेस कैटेगरी को लेके चले तो पर्टिकुलर गुड्स को अपन यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये चीज अपन देख सकते हैं। डोर टू डोर सर्विस, कुलदीप ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में डोर टू डोर अपन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा बिजनेस कैटेगरी से आप देख लीजिए। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इजी वे में ही बता दूं तो यहाँ पे कि जैसे अपन ये कह सकते हैं कि अपन ने मरीन इंश्योरेंस पढ़ा था, तो इंश्योरेंस वर्ड को आप हटा दो, ठीक है, और सिर्फ मरीन वर्ड को अगर यूज करते हैं तो वहां भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा एक मोड बोला गया है। साथ ही साथ ट्रेन वगैरह हुआ, बसेस वगैरह हुआ, ठीक है। मालगाड़ी, इंडिया में सबसे ज्यादा जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे अच्छा मोड जो है वो क्या है इसके अंदर, वो है अपना रेलवे और मरीन, यानी कि जितने भी बोट वगैरह होती है, बड़े बड़े शिप वगैरह होती है वो। और दूसरी चीज अपना जो है वो है रेलवे, ठीक है, रेलवे का बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई अपन ने लास्ट इसके अंदर दे रखा है, you have already studied the comparative advantage and disadvantage in different modes of transportation in earlier classes, ठीक है। पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा या फिर पहले इससे जब ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक आया है तब भी आपने इसके कुछ अच्छी बातें और कुछ नेगेटिव बातें के बारे में आपने डिस्कस कर लिया है।
इसके बाद में अपन ये चीज से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि बहुत ही अच्छा सर्विस मोड है अगर बिजनेस कैटेगरी में अपन इन्वॉल्व करें तो। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट वेयर हाउसिंग तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। गुड मॉर्निंग अश्वित। इसके बाद में ये कहते हैं कि बिजनेस कैटेगरी से सबसे ज्यादा एडवांटेज अपन ट्रांसपोर्टेशन को भी इसलिए एडवांटेज पॉइंट मान रहे हैं क्योंकि कभी भी अपन ये कह सकते हैं कि जितना भी, जैसे कि एक फैक्ट्री में जब गुड्स बन गया है तो वो दूसरी जगह तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक कंज्यूमर उस चीज का यूज नहीं कर पाएगा। कंज्यूमर उसका यूज नहीं कर पा रहा तो वो जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बनने के बाद भी उसका कोई भी यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग कृतिका। इसके बाद में जब हम बात करें कि भाई साफ साफ यही दे रखा है जो जस्ट मैंने बताया है कि जहां पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है वहां से लेके और फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता तब तक के बीच की जितनी भी एक जगह से दूसरी जगह तक, वन प्लेस टू अनदर, जितना भी मूवमेंट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही अपन मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी कह सक रखा है साथ ही साथ कि भाई अभी बहुत ज्यादा, ठीक है, वी नीड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड विद सफिशिएंट विद और हाई क्वालिटी। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई भी बहुत ज्यादा मायने रख रही है। साथ ही साथ कहा गया है कि इंडिया में अभी भी बहुत ही बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्पेशली अपन किन की बात कर रहे हैं, रोड्स की बात कर रहे हैं। ये चीज आप भी देखेंगे, हाईवे वगैरह की रोड, जिसको जो डाउट है वो पूछो। क्या हो गया, ये क्या था अपूर्वा? तो मैंने बोला ही नहीं, डाउट है वो पूछो। अपूर्वा कह रहे तो अपूर्वा को पूछो डाउट। कुलदीप क्या हो गया, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन मार्क आ रहा है बार बार इसलिए क्या? बताइए। अच्छा, एयरवेज का पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन मोड है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो कुलदीप अपन बात कर रहे हैं वो है रेलवे अपना। ठीक है, और साथ में अपना जो शिप वगैरह की बात अपन करते हैं, ठीक है, उनसे अपने ट्रांसपोर्टेशन का काफी टच बोला गया है। इंडिया में बेसिकली ये दो ही ज्यादा मीडियम है वो यूज करे जाते हैं। एयरलाइन जो है वो भी यूज करी जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई जब अपन रोड वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा नीड है इंडिया को कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास में हो। ठीक है, रोड की पर्टिकुलर लंबाई चौड़ाई जो भी अपन देखना चाहे, वहां पे ऐसा नहीं है कि मेन हाईवे अगर सुधर गए हैं इंडिया के अंदर तो कहीं भी रोड है उनका प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत ज्यादा आप लोग भी देखते हैं, आप भी ट्रेवल करते हो, तो एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और बात किसकी कर रहे हैं अपन यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने कहा है, देखो यहाँ पे कहा है बोथ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज नीड टू बी proactive and view the effective functioning of this service as necessity of providing a lifeline to a business services in sectors like agriculture or food. There are massive losses of product in the process of transportation or storage. ये कहा गया है हमारे पास ज्यादा करके कोई भी जैसे अपन कह सकते हैं पोर्ट वगैरह होते हैं ना, बंदरगाह वगैरह, जहाँ पे शिप वगैरह से जो भी सामान भेजा जाता है उनका स्टोरेज। ठीक है, अपन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो कहा गया है कि इन सब, अगर इन सब की प्रॉपर मतलब अपने पास फैसिलिटी नहीं है उससे अपने को काफी लॉस होता है पर ईयर, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज वगैरह सब चीजें मायने रखती है। ठीक है, तो एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे एरियाज में अभी भी बाकी है, तो उन सबको अपने को, गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों ही और इस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचे और इस चीज को, जो भी इनके प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उन सबको कंप्लीट करें।
इसके बाद में क्या बोला गया है अभी? जी, सेम सेम यही चीज कही गई है कि हर साल क्या होता है, पर ईयर, पर्टिकुलर ईयर, और स्टोरेज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से बहुत ज्यादा लॉस होता है। क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह है। जैसे कि अब आप देख लो, जो वो अभी फार्मर्स वाला प्रोटेस्ट चल रहा है ना, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो दिल्ली वगैरह से, हरियाणा वगैरह से, पंजाब वगैरह से बहुत सारा गुड्स है वो दिल्ली होते हुए अलग अलग मतलब सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में पहुंचता था, ठीक है। और अब पिछले काफी टाइम से बॉर्डर वगैरह बंद है, अभी तो थोड़े बहुत खुले हैं। तो जो मेन मेन बॉर्डर्स बंद है, उन्होंने भी कौन से बॉर्डर बंद करे हैं? जो मेन मेन बॉर्डर है। तो वहां से जब बंद हुआ है तो गुड्स की सप्लाई है वो बिल्कुल रुक गई है। इससे क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में वेजिटेबल्स वगैरह हुआ या फ्रूट्स वगैरह हुए, इन सब के जो रेट है वो काफी हाई निकल गए। इसके अलावा भी बहुत सारे अनाज वगैरह है, ये सब प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। और इसी में देख लो आप कि ये सब कैसे पहुंचते हैं भाई, बाय रोड फैसिलिटी। अपन एक जगह से दूसरी जगह तक इन सबको ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाते हैं। तो उसमें रोड फैसिलिटी स्मूथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो अपने यहाँ की गवर्नमेंट है, वो कभी भी नहीं करती इन सब चीजों को। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, रोड फैसिलिटी वगैरह में भी मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आया है कि रोड के लिए, और अपने को इतना बजट मिला है, इतना पैसा अपन रोड के ऊपर लगवाने वाले हैं आपकी बात, ठीक है, आपकी बात जो गवर्नमेंट है उसमें। तो उसमें भी क्या करती है, जिन कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि भी पर्टिकुलर एरिया में रोड है, उनको सुधारने का काम करना है, तो वहां पे बीच में और करप्शन इतना ज्यादा है कि भी बीच में वो पैसा है आधा वो लोग खा जाते हैं, और घटिया मटेरियल है वो उसमें यूज कर देते हैं। जितना टाइम एक रोड को मतलब आराम से लेना चाहिए, उससे आधे टाइम में रोड है वो टूट जाती है, कुछ टाइम नहीं। तो ये सब जो फैसिलिटीज मतलब बिल्कुल भी एक इंडिया के अंदर बिल्कुल, ठीक है। तो जो मीडिएटर होते हैं, वो मीडिएटर पूरा का पूरा पैसा है कुलदीप, हाँ जी, वो खा जाते हैं। और बहुत ही ज्यादा करप्शन है, हर एक लेवल पे ही है कि भाई इतना अगर बजट पास हुआ है तो इतने में से इतना तो पहले ही रख लो, और उसके बाद में जो आ रहा है वो आप देखिए। जी बिल्कुल। और ये जो सारा होता है, देखो अब ये बीच बीच में कौन है, ये साउथ के हीरो को कौन है ये, बातें करवा लो बस। बातें करवाने में तो एक के बाद एक इतने डिस्कशन में इतने रिप्लाई आएंगे ना, बस पूछो मत। मैं सोचती थी 12th वालों को ही बातें आती है, 11th वालों को भी आती है बातें तो। वो तो है ही नालायक सारे। जी। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट यहाँ पे है पेज नंबर 108 पे, वो है वेयर हाउसिंग का पॉइंट, ठीक है। ये तो देखो ऑनलाइन में हो रही है इतनी बातें, तो ऑफलाइन में कितनी करोगे। तो वेयर हाउसिंग में क्या हो रहा है अभी, क्या बताया था मैंने, स्टोरेज ही अपन इसको एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट एसेप्ट aspect of economic development. The warehousing was initially viewed as static, यानी कि फिक्स यूनिट बोला गया है इसको, for keeping and storing goods in a scientific and systematic manner so as to maintain their original quality, value और usefulness, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बातें क्या, हाँ तो पढ़ाई कर ले अपन, उसके बाद करेंगे, है ना। तो वेयर हाउसिंग में क्या बोला गया है, स्टोरेज को बहुत ही एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रोल बोला गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, बीच में बातें बातें मत करना। इसमें कहा गया है कि वेयर हाउसिंग एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल बोला गया है, जहां पे अगर अपन कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें उतनी ही जान रखना चाहते हैं, मीन्स क्या कहा गया है, जैसा वो बनाया गया था सेम कुछ टाइम के बाद भी आप वैसा ही प्रोडक्ट चाहते हैं, तो उस टाइम के लिए बोला गया है कि वेयर हाउसिंग यानी कि स्टोरेज आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। कि कोई भी पर्टिकुलर गुड्स है, वो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर से अगर आप मेंशन करके रखते हैं, तो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू है, यूजफुलनेस है, वो सेम आपके लिए बनी रहेगी, ठीक है। और इजीली क्या करेंगे, लोग उसको ले भी पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि पहले की अगर अपन बात करें वेयर हाउसिंग वगैरह, ठीक है, स्टोरेज वगैरह, तो रेल, ट्रक, बुलक वगैरह हुआ, कार्ट वगैरह हुआ, इन सब में जो सामान है वो आता था, ठीक है। ये आपने मूवीज वगैरह में भी काफी बारी देखा होगा कि भाई कोई भी बैलगाड़ी वगैरह है, कोई भी मतलब इस तरीके के
जितने भी अपन कह सकते हैं, तो उन सब में ट्रक हुआ, ट्रेन हुआ, बसेस वगैरह हुई, इन सब में माल है, गुड्स है, वो आया। ठीक है, और आने के बाद में कौन उनको क्या करते थे भी, लोग हैं वो खुद ही उसको, जैसे बैग पे और पूरा भर भर के सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह तक रखते थे। ठीक है, और फिर एक जगह फर्श के ऊपर ही पूरा ढेर लगा दिया जाता था कि भाई बाद में जाके इन सबको क्या करेंगे, अपन अरेंज करने का काम करेंगे। ये सब चीज तो आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, मूवीज में देखी होगी कहीं भी। तो ये पहले का सिस्टम की बात करी जा रही है कि पहले के सिस्टम है। जी नहीं कुलदीप, बहुत जैसे यूपी वगैरह में आप देखेंगे तो ये इस तरीके का हो सकता है, विलेजेस वगैरह में हो सकता है, पर बड़े बड़े जो स्टोरीज वगैरह होते हैं उन सब में अभी भी क्या होता है, अब जैसे क्रेन वगैरह हुआ, इन सब का ज्यादा सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी हुआ है। पहले जब लोग छोटे छोटे इस तरीके के काम करते थे तो लोगों के पास रोजगार हुआ करता था। ठीक है, लोग वहां पे, उनके लिए वो एक जॉब थी, उनके लिए वो एक काम था। तो अब उनकी वैल्यू है वो वहां पे खत्म हो गई है, मीडिएटर का रोल है वो बिल्कुल फिनिश कर दिया गया है। तो अब इंसानों की जगह किसने ले ली है, मशीनों ले ली है। तो बहुत हद तक ये काम कौन करने लगे हैं, मशीनों से ही ये सारे काम है वो कंप्लीट आजकल होते हैं। तो पहले के टाइम में ये कहा गया है कि ज्यादा करके, और बस वगैरह ट्रेन वगैरह से इन सब से सामान आ जाता था, फिर पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक उसको ले जाने का काम करते थे। ठीक है, पीठ पे लदा के या उस तरीके से, और फिर उसके बाद में एक जगह ही उसका ढेर कर दिया जाता था। आजकल क्या होता है भाई, इसके बाद में ये कहा है कि इन तरीके की इंडिया में ज्यादातर वेयर हाउसिंग का जो यूज है, ठीक है, इसमें कहा गया है दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, वोलसेलर्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, कस्टम्स एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि कस्टम वाले होते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट जिसको अपन कहते हैं, मैन्युफैक्चरर है पता ही है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर पता ही है आपको, इसके बाद में वोलसेलर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ट्रांसपोर्ट और बिजनेस वगैरह से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं जो ज्यादा पर्टिकुलर क्वांटिटी में गुड्स को क्या करना चाहते हैं, कलेक्ट, उसके बाद में धीरे धीरे करके उसको यूज करना चाहते हैं। तो इंडिया में ज्यादातर वेयर हाउसिंग यानी कि स्टोरेज का यूज है वो इस तरीके की जो कैटेगरीज है वो करती है। ठीक है, अब ये कह रही है कि आज के वेयर हाउसिंग की बात करें तो बहुत ही कम इस तरीके का रहा है कि वेयर हाउसिंग वगैरह से सिर्फ और सिर्फ, और अपन कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ही ले जाने के लिए नहीं सोच रहे। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो ये होता था कि भाई सिर्फ रखने के लिए अपन यूज कर रहे हैं, अब स्टोरेज में सिर्फ एक सामान या पर्टिकुलर गुड्स को अपन रखने के लिए यूज नहीं कर रहे, साथ ही साथ कब किस टाइम पे किस जगह, जैसे कि दिस इज मेकिंग अवेलेबल द राइट क्वांटिटी, द राइट प्लेस, इन द राइट टाइम एंड द राइट फिजिकल फॉर्म ऑफ राइट कोस्ट। जब आपके पास में मार्केट के अंदर, जैसे किसान क्या होता है, फार्मर, जी बिल्कुल कुलदीप, फार्मर क्या करता है आजकल भाई, फार्मर करता है कि आप अपना जो भी क्रॉप है, आपकी दालें वगैरह है, ठीक है, तो इन सबको आप क्या कर रहे हो, स्टोर करके रख लो। और जब तक मार्केट में सही वैल्यू में आपका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो मार्केट में सही रेट में नहीं बिक जाता, तब तक इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, स्टोरेज। अच्छा, आजकल के स्टोरेज इस तरीके के भी होते हैं जिसमें कैटेगरी भी डिवाइड है। ठीक है, टेम्परेचर भी सेट कर दिया जाता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे या ऊपर जाते ही खराब होगी तो उसको उस टेम्परेचर पे सेट करके भी स्टोर करा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके की फैसिलिटी भी आपको दी जा रही है। साथ ही साथ मॉडर्न वेयर हाउसिंग आर ऑटोमेटेड विद ऑटोमेटिक क्रेन वगैरह होती है, कंप्यूटर ऑपरेटेड वगैरह क्रेन है। ठीक है, और लिफ्ट वगैरह होती है, उन सब से इसका काम ज्यादा करवाया जाता है। तो ये आपकी हुई भाई, और इस तरीके की बोल रहे हैं कि इस तरीके का जो है यूज वो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर फॉर वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह से ये ज्यादा ऑपरेट करे जाते हैं। मतलब कंप्लीट जो पहले हाथ वगैरह से पूरा हिसाब किताब लिखा जाता था वो आजकल इजीली कंप्यूटर वगैरह में आप फीड कर सकते हो डाटा। ये हुआ भाई वेयर हाउसिंग का एक मिनी, आई होप समझ आया होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। फिर इसके टाइप्स की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगर ये चैप्टर आज हो जाए तो, थोड़ा सा ही बचता है जी।
अब वेयर हाउसिंग के जो टाइप्स हैं, अगर प्रॉब्लम है तो आप टाइप कीजिए फटाफट, मैं आगे तब तक बता रही हूँ। वेयर हाउसिंग के जो टाइप हैं उनमें सबसे पहला टाइप अपना आता है प्राइवेट वेयर हाउसिंग, दूसरा है पब्लिक, तीसरा है बॉन्डेड, फिर है गवर्नमेंट और फिर है कोऑपरेटिव। ठीक है, ये पीछे शब्द है वो सारे पढ़े हुए अपना, कि क्या तो प्राइवेट होता है क्या ही पब्लिक होता है। पब्लिक वेलफेयर के लिए यहाँ पे देखो दोनों को एक ही नाम दे देते ना, कि गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों में से एक ही दिया है, तब तो दोनों को अपन एक साथ मानेंगे। पर यहाँ पे गवर्नमेंट है, मतलब कि गवर्नमेंट एडेड कहेंगे, और यहाँ पे जब पब्लिक बोला गया है तो पब्लिक वेलफेयर की बात करी गई है, पर कंट्रोल गवर्नमेंट की हैंड में ही होता है। ये चीज अपन मानेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट वेयर हाउसिंग, बताइए भाई क्या कहेंगे इसके लिए। प्राइवेट वेयर हाउसिंग बताइए। देखते हैं कौन रिप्लाई दे रहा है सबसे पहले, बताओ। प्राइवेट, एबीसी लिमिटेड, ठीक है। और मान लीजिए रोहित ने और राकेश ने दोनों मिलके कोई भी, बिल्कुल कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो लीज वगैरह पे ले रखी है या कोई भी आपने स्टार्ट कर रखी है, और उसमें आपने क्या कर रखा है, अपना खुद का आपने स्टोरेज कर रखा है। तो आप अपना सामान भी इजीली रख सकते हो, राकेश का जो भी पर्टिकुलर गुड्स है वो भी आप रख सकते हो। अलग से आपको पैसा वैसा चुकाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है। प्राइवेट वेयर हाउसिंग आर ऑपरेटेड ऑन एंड लीज्ड बाय कंपनी, ठीक है, हेल्डिंग देयर ऑन गुड्स। रिटेल चेन बनती है, जैसे मल्टी ब्रांड हुआ, मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज वगैरह हुआ, वो इजीली इस तरीके के वेयर हाउसिंग का यूज करते हैं। और इनमें देखो इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है, ठीक है, इंप्रूव द रिलेशन। एक पर्टिकुलर कंपनी का राइट होता है स्टोरेज ऑफ गुड्स पे, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि 2 या 3 कंपनीज ने मिलके एक अपन कह सकते हैं स्टोरेज, तो उन सबका राइट वहां पे माना जाएगा। तो इसके अंदर बेनिफिट सबसे अच्छा ये बोला गया है, द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट वेयर हाउसिंग इंक्लूड कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अदर बेनिफिट लाइक इंप्रूव डीलर रिलेशन। ठीक है जी, बिल्कुल डीलर रिलेशन बिल्ड करने का काम ये करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कंट्रोल रहता है, और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इजीली आप इसका यूज कर पाते हैं और आपको अलग से कोई भी चार्ज इस पे नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो पहला तो ऐसा कुछ था नहीं, समझ आ गया। सेकंड अपना है पब्लिक। तो पब्लिक अपने को क्या कह रहा है भाई, पब्लिक वेयर हाउसिंग। ये कह रहे हैं यूज तो आप कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक वेयर हाउसिंग कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर है, कोई भी पब्लिक के मेंबर्स जैसे कि आप और मैं हैं, वो इजीली इसका यूज कर सकते हैं आफ्टर द पेमेंट ऑफ ए स्टोरेज फीस एंड चार्जेस। ठीक है। द गवर्नमेंट रेगुलेटेड द ऑपरेशन ऑफ दीज वेयर हाउसिंग बाय इशू लाइसेंस फॉर देम टू प्राइवेट पार्टीज। प्राइवेट पार्टीज अगर इन तरीके की वेयर हाउसिंग का यूज करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आपको वहां से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस आप इशू करवा लेंगे तो इजीली आप पब्लिक वेयर हाउसिंग का यूज कर पाएंगे, एक मिनिमम फीस के साथ में। जो भी आप अपना स्टोरेज में सामान रख रहे हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, वो चार्ज आपसे वसूल करेंगे और उसके बाद में आप यूज कर सकते हैं। प्राइवेट को ऑपरेट करने के, पब्लिक को ऑपरेट करने का काम भी किसका होता है, गवर्नमेंट ही ऑपरेट इन तरीके के करती है। इसके बाद में the owner of the warehousing stand as an agent of owner of the goods and expected to take appropriate care of their goods। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि वेयर हाउसिंग का जो ऑनर है, ठीक है, वो, और क्या बोला जाएगा, इनका जो पर्टिकुलर गुड्स हैं उनके जो ऑनर है उनका एजेंट बोला गया है। क्या बोला गया है अभी, वेयर हाउसिंग यानी स्टोरेज का जो हेड है, वो जो भी आप सामान रखवा रहे हो आपकी एज एन एजेंट वर्क करेंगे। अब एजेंट में ये होगा कि एजेंट क्या करता है भाई, आपका जो पर्टिकुलर गुड्स है उसका ध्यान रखने का काम करेगा। तो आपने जाहिर सी बात है फीस दी है, तो फीस देंगे तो बदले में केयर तो करेंगे। तो वो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, जो भी स्टोरेज या वेयर हाउसिंग अपन कह सकते हैं उनके जो ऑनर है, यानी कि जो उसको संभालने का काम कर रहे हैं, वो आपके गुड्स का टेक केयर करेंगे, क्योंकि बदले में आपने क्या करा है, उनको कुछ फीस दी है। तो आप इजीली श्योर होके और कंफर्म करके और आप इस तरीके का जो वेयर हाउसिंग है उसका यूज कर सकते हो। मतलब ये सेफ बोला गया है।
ठीक है। पब्लिक वेयर हाउसिंग के लिए बोला गया है कि बहुत ही ज्यादा सेफ बोला गया है। इसमें आपके और जो भी ऑनर है वेयर हाउसिंग के, उनके बीच में एक छोटा सा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और उसमें आप उनको पर्टिकुलर फीस है वो पे करते हैं, और बदले में आपको अपना गुड्स है वो रखने के लिए परमिशन देते हैं। इसके बाद में कहा गया है कि दीज वेयर हाउसिंग प्रोवाइडिंग other facilities also like transportation by rail or road, these are responsible for the safety of goods. Small manufacturer find to convenient as they cannot afford as their own warehouses. ठीक है, देखो साफ साफ इसके अंदर कहा गया है कि जो खुद के वेयर हाउसिंग है वो नहीं खरीद सकते या बनवा सकते, उनके लिए सबसे अच्छी से अच्छी फैसिलिटी बोली गई है। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स होते हैं जो कम से कम यूनिट रखने के लिए, ऐसा तो नहीं है भाई कम से कम यूनिट उनको रखनी है तो खुद का एक पर्सनल स्टोरेज या गोदाम वगैरह रख लेंगे, तो उन सब से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे काफी बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपको इनके पास से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देनी है वो भी अवेलेबल करवाएंगे, आपके गुड्स को पर्टिकुलर प्लेस पे जहां आप बोलेंगे वहां पे पहुंचाएंगे। साथ ही साथ पैकेजिंग वगैरह का भी आपको लेबल वगैरह जो है सर्विसेज वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज इनके लिए है। थर्ड अपने को दे रखा है बॉन्डेड वेयर हाउसिंग। ये बताइए भी, बॉन्ड बना रखा है, बॉन्ड में क्या कर रखा है भाई आप, और जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल अगर अपन ले, ठीक है, तो आप शिप का एग्जांपल ले लीजिए कि आप जैसे ही क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपना कोई पर्टिकुलर गुड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसा करेंगे तो क्या प्रूफ है कि भाई आपने शिप पे और अपना गुड्स लगाया है? नहीं है आपके पास प्रूफ, तो इसके लिए पहले से एक स्लिप होती है, जो कि एक स्लिप तो होती है किसके पास में, आपके पास में, कि आपने गुड्स है वो रखा है एक शिप के ऊपर। दूसरा जो एक प्रूफ है वो किसके पास में होता है, जो वहां से माल है यानी गुड्स है वो एग्री मतलब एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। जब तक आप मान लीजिए आपका माल है, आपका गुड्स है वो पहुंच गया है दूसरी जगह पे, और फिर आपने क्या करा है, उसको लेना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर आपने वो प्रूफ नहीं दिखाया है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर कोई प्रूफ वगैरह है वो आपको दिखाना पड़ता है। तब तक क्या करे रखते हैं भी, कस्टम जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके अंडर में आपका सारा गुड्स है वो रहेगा, ठीक है। और आपको जो भी उनका स्लिप वगैरह पे जो भी चार्जेस हैं, अगर आपने नहीं किसी को मतलब पे करा है तो उस कंडीशन में आप पे नहीं करेंगे, तब तक कस्टम ऑफिसर्स के पास में आपका गुड्स है वो बंधा रहेगा, जिसको अपन बॉन्डेज का काम कहते हैं, जैसे कि बंधक करना कोई भी काम, ठीक है, वो चीज यहाँ पे बोली गई है। अब एक इजी सी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, कोई भी ट्रांसपोर्ट में आप अपना जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होना है, ठीक है, ट्रांसफर आपको होना है, तो आपने क्या करा है, अपना सारा गुड्स और ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया। ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट जो पैसा है वो पहले ही आप उनको दे देंगे, थोड़ा बहुत आप पहले पे करेंगे, और थोड़ा बहुत कब पे करेंगे, जब आपका सामान है वो सही सलामत आपके पास पहुंच जाएगा, उसके बाद ही आप पे करेंगे। तो वो जो अमाउंट होता है वो जो एक्सेप्ट करेगा ना, उनको पे करना पड़ेगा, और जब अगर उन्होंने वो अमाउंट है वो पे नहीं करा है तो कस्टम ऑफिसर्स उनका गुड्स है वो उनको नहीं देंगे। ये चीज है जी। इसके बाद में एक दो चीजें इसमें और बोली गई हैं कि देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक साथ जितना माल भेजा गया है, जितना गुड्स भेजा गया है, ठीक है, वो सबका सब आप एक साथ ही और फ्री करवा ले, ठीक है। अभी आपको इतने ज्यादा गुड्स की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आधा गुड्स है वो तो अभी फ्री करवा लेंगे, और आधा गुड्स है वो आप बाद में फ्री करवाना चाहते हो, वो कंडीशन भी देखिएगा। तो उसमें ये कहा गया है कि आप जितना गुड्स लेना चाहते हैं अभी एक बार उनके पास, उतना आप ले सकते हैं, बाकी ठीक है। और क्या होता है, बंदरगाह वगैरह है, पोर्ट वगैरह है, उन सब पे बड़े बड़े वेयर हाउसिंग स्टोरेज बनाए गए हैं, जिनके अंदर पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन होता है, और उसके बाद में आपका जो सामान है वो रखवा दिया जाता है, फिर जब भी आपको जरूरत हो आप इजीली वो सामान यूज कर सकते हो। ये चीज है। अब इसमें भी बोल रहे हैं कि ब्रांड हुआ, ठीक है, ब्रांडिंग हुआ, पैकेजिंग हुआ, क्लासिफिकेशन वगैरह हुआ, ये सब फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाते हैं।
साथ ही साथ कह रखा है कि भी जितने भी कस्टमर है वो अपने पर्टिकुलर गुड्स को चेक भी करवा सकते हैं कि क्या उनका क्वालिटी किस तरीके का है। वो सब भी चेक की व्यवस्था है वो भी इन्होंने करी हुई होती है। ये कुछ बताया है। 3 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए हैं। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। पहला प्राइवेट है, दूसरा पब्लिक है, तीसरा बॉन्डेड है। मीनिंग समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या मीनिंग बोला गया है और क्या ये अपने को बताना चाह रहा है। बताओ। और इन्होंने देखो साफ साफ कहा है कि डॉक वगैरह, ठीक है, बंदरगाह वगैरह की बात करिए, और एयरपोर्ट पे भी ऐसा होता है मोस्टली कि अगर आप पर्टिकुलर कस्टम ड्यूटी जो है वो पे नहीं करेंगे तो आपको अपना सामान है वो नहीं ले जाने दिया जाएगा। फोर्थ जो अपने को बोला गया है वो है भाई गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग। बताइए अब इसमें क्या है, बहुत इजी सा है ये। कौन बताएगा? बताओ। पूरा जो एक कंप्लीट जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है। सबसे पहली चीज ये है कि वेयर हाउसिंग आर फुल ऑन एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मैनेज देम थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर, जैसे कि कोई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हुआ, स्ट्रीट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हुआ, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हुआ। ये इंडिया में बड़े बड़े एक कॉरपोरेशंस का नाम अपन ने लिया है। इनका क्या है, कंप्लीट जो सेटअप है, जो भी कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ही माना जाता है। इसके बाद में अपन ये कह सकते हैं इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। जिस तरीके से काम करेंगे उसी हिसाब से मैनेज करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो मैनेज बाय गवर्नमेंट। और लास्ट इसमें कहा गया है कि कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग है, जहां पे कोऑपरेटिव, जैसे अपने फार्मर्स वगैरह का कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ी थी ना, उन सब के लिए फैसिलिटीज हैं कि बेसिकली उन सब के लिए। और ये क्या करते हैं, इन तरीके की वेयर हाउसिंग का व्यवस्था करवाते हैं कि जो सोसाइटी से रिलेट करते हैं, जितने भी लोग, जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो some marketing cooperative societies and agriculture cooperative societies have set up their own warehouses for members of their cooperative society। ठीक है, जितने भी cooperative societies के मेंबर हैं उन सब के लिए ये फैसिलिटी पर्टिकुलर ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आपके क्या हुए भाई, टाइप ऑफ वेयर हाउसिंग, जिसके अंदर पहला था अपना प्राइवेट, देन पब्लिक, उसके बाद में बॉन्डेड, और उसके बाद में गवर्नमेंट, एंड लास्ट है इसमें कोऑपरेटिव। अब इनमें 2 मिनट देख लो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। लास्ट अपना टॉपिक है इस चैप्टर का, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। फंक्शन क्या क्या बताए गए हैं? बताओ बताओ। क्या नहीं आता अपूर्वा? क्या समझ नहीं आया? नहीं, बताना कुछ नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ पीछे जो 5 पढ़ाए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता रही हूँ आगे। तो अभी जो टाइप्स बताए उसमें कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है? ठीक है, चलो। फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग, सबसे पहले कंसोलिडेशन का बात करा गया है। कंसोलिडेशन का मीनिंग ये है कि जैसे अपन क्या कर रहे हैं, पीछे अपन ने वॉल सेलर्स की बात करी है। ठीक है, तो कोई बताओ आप में से ही कौन बताएगा कि भाई वॉल सेलर होते हैं, उनका क्या काम होता है, क्या करते हैं वो? वॉल सेलर पढ़े है ना, नाम तो सुना ही है आपने। अपन ने भी शायद कभी करा होगा डिस्कस।
रिटेलर्स हुआ, तो यहाँ पे रिटेलर तो रहने दो, वॉल सेलर जो है वो क्या होते हैं बताइए। वॉल सेलर वो होता है जो दुकान वालों को सामान देता है, ठीक है राकेश। कलेक्शन एंड स्टोर ऑफ गुड्स, वेरी गुड। और कोई? वॉल सेलर मीनिंग आपने हमेशा पढ़ा भी है, सुना भी है, क्या कहेंगे? वेरी गुड अपूर्वा। बल्क में सामान सोल्ड करना, थोड़ा सा मतलब काफी हद तक ठीक है, पर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर गए। बल्क में सामान सोल्ड नहीं करता, बल्क में सामान परचेज करता है, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा यूनिट है वो सोल्ड करता है। ठीक है, ये आप देखेंगे जी। बल्क में सामान है वो परचेज करने का काम करेंगे, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा यूनिट है वो सोल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक था, थोड़ा बहुत गड़बड़ थी। देखो मैं बताती हूँ, देखो सभी रिप्लाई करा करो यहाँ पे। अपूर्वा, अश्मित, मेरे को 12 स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आधे ही 2-3 स्टूडेंट, क्या इनका कोई वो है क्या, अलग से इनको कुछ पे करा जाता है क्या, कि भाई ये 2 4 5 बच्चे हैं ये रिप्लाई देंगे, ऐसा कुछ है क्या? बाकी क्लास में नहीं बैठे आप लोग, आपकी ड्यूटी नहीं बन रही? या तो ये है कि समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये है बस ये 2 4 5 स्टूडेंट हैं तो ये मुझे हर बार रिप्लाई, इनका ही मेरे को रिप्लाई दिखता है। ज्यादातर तो हो जाता है, पर 2 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट ऐसे आ गए बैठ गए क्लास में और कोई रिप्लाई नहीं है, ऐसा क्यों भाई? या तो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर समझ में सारा आ रहा है। अब बिल्कुल आराम से बताइएगा कि ये चीज की आप लोग रिप्लाई कर रहे हो तो इससे कोई लॉस है क्या? अगर कोई भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और उसका आप रिप्लाई कर रहे हो तो उससे कोई नेगेटिव कुछ है क्या? कुछ लॉस है उस चीज से कि भी रिप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा? बल्कि डिस्कशन से ज्यादा वो चीज क्लियर होती है, ज्यादा समझ में आता है। डिस्कस अपन कोई भी चीज को करते हैं तो ना तो बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन होता ही नहीं है फिर, उसके बाद ये रहता है कि हाँ समझ में अच्छे से आ गया। जितना हो सके कंट्रीब्यूट करा करो क्लास में, तो वो चीज अच्छी रहती है। अब मेरे ध्यान में बिल्कुल रहता है कि कौन कौन तो क्लास में बैठ रही है, कौन कौन नहीं बैठ रही, ठीक है, और कौन कौन रिप्लाई करता है, मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत ही नहीं है हर चीज का। ये चीज है, आपका तो सिर्फ टाइपिंग पे ही होता है, और मेरा तो टाइपिंग पे भी, मेन स्क्रीन पे भी, कौन कौन क्लास में बैठा है उस पे भी, तीनों पे नजर रहती है मेरी, क्या एक्टिविटी है। तो थोड़ा सा आपके लिए ही अच्छे हैं ये जो क्लासेस है, ये भी आपके लिए ही है। और आपके पास देखो, आप इंटरेक्ट होने का सिर्फ और सिर्फ चैट है, वही एक सोर्स है। ठीक है, अभी जो क्लासेस चल रही है उसमें चलो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो आपको
आपको रिप्लाई करने का, आपको इंटरेक्ट होने का सबसे अच्छा सोर्स यही है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहे हो कि आप रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर उनमें से आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, और तो मेरे हिसाब से तो नींद आती है फिर बैठे बैठे कि यार मैम को देखना है, मैम जो बोल रही है वो सुनना है, और हमें रिप्लाई करना नहीं है, हमारा कोई लेन देन नहीं है क्लास से, तो फिर नींद नहीं आएगी बैठे बैठे। ठंड में तो वैसे ही 1 घंटा मतलब बहुत बड़ा निकलता है फिर तो। जी बिल्कुल, 1 घंटे की क्लास है वो लेनी मुश्किल हो जाती है पूर्वा, अगर मतलब बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहे तो नींद आएगी बैठे बैठे। जी, होल सेलर की बात कर रहे थे। बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, ये अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, वॉल सेलर की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि वॉल सेलर एक अपन उनको कह सकते हैं जो कि डायरेक्ट फैक्ट्री से जो पर्टिकुलर गुड्स है, ठीक है, जो भी उनको जिस तरीके से भी, अब उसमें ये नहीं होता कि वॉल सेलर एक ही तरीके के गुड्स है उनको मतलब परचेज करने का काम कर रहा है, नहीं, बहुत ही बल्क में वो ऑर्डर लेते हैं, और ऑर्डर में भी ये कर रहे हैं कि सब तरीके के गुड्स है, जैसे कि अपन बात करें कि भाई आप कोई भी पर्टिकुलर सामान की बात कर लो, जिसमें भी वो जिस तरीके का भी बात कर रहे हैं बिजनेस उस तरीके से, तो वो क्या करते हैं एक साथ बल्क में और पूरा यूनिट है वो परचेज कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं स्टोर करने का काम करते हैं, और स्टोर करके थोड़ा थोड़ा और मार्केट तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें मीडिएटर बहुत सारे होते हैं, ब्रोकर वगैरह होते हैं, एजेंट वगैरह होते हैं। अब होलसेलर कभी भी डायरेक्ट और छोटे छोटे शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं उनसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करता, वो क्या करेगा एक एजेंट को हायर कर लेगा, ठीक है, एक मिडल मैन को, एक ब्रोकर को हायर कर लेगा, और उसको पर्टिकुलर फीस जो है, मिनिमम फीस है, वो पे कर देगा, और बदले में क्या कहेंगे, भाई मेरा जो प्रोडक्ट है उसको आप इंट्रोड्यूस करवा दो, किससे, छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स है उनसे, कि भाई उनको सामान तो खरीदना ही है, तो वो कहाँ से खरीद ले, वो मुझसे सामान खरीद ले। फिर जैसे जैसे छोटे छोटे शॉपकीपर्स को जरूरत पड़ता है, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सामान है वो यूनिट है वो खरीदते जाते हैं, और वॉल सेलर उनको क्या करता है सेल आउट करते जाते हैं। अब फायदा कहाँ होता है, फायदा ये होता है कि उन्होंने तो खड़ा करा है बल्क में, अब उन्होंने जब बल्क में ऑर्डर परचेज करे हैं और सामान है वो परचेज करा है, तो उनको काफी फायदा हुआ है। फिर जब आपने थोड़ा थोड़ा सामान है वो मार्केट तक पहुंचाया है, तो हर यूनिट पे और आपने क्या लिया है प्रॉफिट लिया है, तो होलसेलर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट इन सब चीजों से होता है। जैसे कि अपन मेडिसिन की बात करें, अब मेडिसिन ये है, कोई भी आपने कॉमी फ्लैम है तो कॉमी फ्लैम का बड़ा वाला भाई बॉक्स आ रखा है, उस बॉक्स को आपने परचेज करा, मान लीजिए अपन ने, और उस बॉक्स को परचेज करा है 5000 में, यानी कि 5000 में, मान लेते हैं अपन, क्योंकि दवाइयां महंगी होती है, मान लो, ठीक है, बल्कि जो ये मेडिसिन जो होता है ना मेडिकल स्टोर वाले, वो कभी भी इतना महंगा, ठीक है, जो टेबलेट अपने को वो दे रहे हैं, तो उनसे तो काफी बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर वाले ही प्रॉफिट लेते हैं। इनमें से कोई है तो नहीं मेडिकल स्टोर से रिलेटेड? तो क्या हो रहा है, जी हाँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कुलदीप, कोई भी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड सेराडॉन की बात करो, किसी की भी बात आप कर लो, तो उसमें और आप क्या कर रहे हो, कोई भी बॉक्स पूरा परचेज करते हो, तो आपको डायरेक्टली उससे बहुत फायदा है, और उसमें गिफ्ट वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, और फिर आप क्या कर रहे हो, कोई एक टेबलेट लेके जाता है, कोई दो लेके जाता है, कोई 5 लेके जाता है, तो आप क्या करते हो उनको एक एक दो दो टेबलेट देते हो उसमें से, तो एक टेबलेट का आपने उससे क्या ले लिया, अभी 5 रुपए की टेबलेट है, 7 रुपए की टेबलेट है, 7.5 रुपए की टेबलेट है, ये बोल के आपने उससे क्या करा है 7 रुपए ले लिए, और एक्चुअल में वो जो टेबलेट है, एक टेबलेट वो क्या आपको 7 रुपीज की पड़ती है क्या? वो आपको बिल्कुल भी 7 रुपीज की नहीं पड़ती, क्योंकि आपने तो उसको बहुत ही ज्यादा स्टॉक में परचेज करा है, बल्क में परचेज करा है, तो आपको इतनी महंगी कैसे पड़ सकती है? वो ज्यादा से ज्यादा मतलब 50 पैसे की, ठीक है, 50 पैसे की हो या 1 रुपए की हो,
उससे ज्यादा वो एक टेबलेट है वो कभी भी आपको नहीं पड़ सकती। जी बिल्कुल। ठीक है। अब जो बोतल वगैरह अपन परचेज करते हैं ना, जैसे कि आपने सिरप वगैरह ली है, उस सिरप पे तो क्या होता है, पैसा लिखा हुआ रहता है, तो उस पे वो ज्यादा नहीं ले सकते अपने से। बट टेबलेट वगैरह और कैप्सूल्स वगैरह जो होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा पैसा ये कमाते हैं। तो ऐसे ही होता है मार्केट का, कि बड़े बड़े स्टॉक में उन्होंने एक साथ ऑर्डर ले लिया और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा रिटेलर्स को भेजते जाते हैं। जी। सैनिटाइजर तो रोहित, जिस टाइम लॉकडाउन लगा था उस टाइम तो सोना हो रखा था सैनिटाइजर। हर एक दूसरा जो भैया है वही, वो सैनिटाइजर और मास्क, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब तो फिर भी थोड़ा सा लोगों को हो गया आइडिया, पर उस टाइम तो बहुत ही, एक बार स्टार्टिंग में जब आया था ना कि भाई सैनिटाइजर है, तो ना तो स्टॉक मिल रहा है सैनिटाइजर का, स्टॉक भी नहीं था मार्केट में कहीं भी। फिर तो भाई हर दूसरे ने और क्या कर दिया, लाइफ बॉय भी अपना सैनिटाइजर लेके आ गया है, तो सेवलॉन है वो भी ले आए, ठीक है, संतूर वाले हैं वो भी है, अपना लेके आ गए हैं। तो फिर तो छोटे से छोटे यूनिट वाले हैं, तो वो भी सब अपना क्या करके आए, सैनिटाइजर सबका आ गया फिर तो धीरे धीरे तो। और फिर थोड़ा सा ये हुआ ना, गवर्नमेंट ने कर भी दिया कि भाई 100 ml की बोतल का आप इतने से ज्यादा रुपए नहीं ले सकते, और 500 ml का बोतल का आप इतने से ज्यादा नहीं ले सकते, तो तब थोड़ा सा कंट्रोल आया था। बाकी एक बारी तो सैनिटाइजर वगैरह का बहुत ही खराब इन्होंने माहौल कर दिया था, कि जो मन में आ रहा है वैसा पैसा ये लोग ले रहे हैं कस्टमर से, बहुत पैसा कमाया है लोगों ने। और जरूरत थी, एक्चुअल में क्या है, जरूरत थी। जी। अब उसमें भी ये हो गया, अब देख लो मास्क वगैरह में क्या हो रहा है भाई, डिजाइन चाहिए बच्चों को, स्पाइडर वाले चाहिए, किसी को वैसे वाले चाहिए। ठीक है, सबको मैचिंग वाले मास्क चाहिए, तो दुकान में आप देखो तो, ठीक है, कोई पर्सन है वो किसी टाइम में और बर्तन वगैरह सेल आउट करते थे, आज वो भी मास्क बेच रहे हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा बुरा। मैं पहले तो मतलब टाइप कर देना और उसके बाद क्या करना है, डिलीट कर देना मैसेज। नालायक। यही बात क्यों करते हो, यही एक प्लेटफॉर्म मिलता है क्या, वैसे जियो ने बहुत फैसिलिटी दे रखी है, फोन कर करके एक दूसरे को करा करो परेशान। जी। ये फंक्शंस अपने बच गए हैं। ठीक है, तो फंक्शंस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम रहा नहीं है फंक्शंस में। और कंसोलिडेशन का अपन कर रहे थे ना, तो कंसोलिडेशन का मीनिंग मैं बता देती हूँ एक बार आपको, कि कंसोलिडेशन में ये है कि जितने भी वेयर हाउसिंग है उनके पास में अलग अलग जो प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करने वाले पर्सन है, वहां से और अलग अलग तरीके का गुड्स है वो डिलीवर होता है। ठीक है, और डिलीवर होने के बाद में, कुलदीप, बहुत ज्यादा जल्दी लग रही है भागने की। अलग अलग पर्टिकुलर गुड्स है वो डिलीवर होता है, और उनके बाद वो स्टॉक करते हैं, और स्टॉक करने के बाद में वो पर्टिकुलर कस्टमर को वो सेंड करते हैं ये यूनिट। इसको कंसोलिडेट बोला गया है। कंसोलिडेट का मतलब है एक जगह सब चीजों को इकट्ठा करना। अब इसमें क्लासिफिकेशन दे रखा है इन्होंने, कि क्लासिफिकेशन में ये दे रखा है कि भी अलग अलग तरीके के यूनिट्स है, उनको अलग अलग कैटेगरी में ये लोग भेजते हैं, और उसके बाद में जिस तरीके से रिक्वायरमेंट आता है, जिस तरीके से नीड होता है कंज्यूमर का, उसी तरीके से उनको सेंड करा जाता है। ठीक है, ये चीज इसमें बोली गई है। अभी तक 11th है, वो देखो इमेज मेरे दिमाग में बहुत पॉजिटिव बनी हुई है, उसको पॉजिटिव रहने दो। बच्चे हो, चुलबुले हो, ठीक है। जी। उस इमेज को एकदम पॉजिटिव रहने दो। मैं नहीं चाहती वो इमेज खराब हो आप लोगों की। नहीं, नहीं चलता। थोड़ा बहुत मजाक, 1 घंटे की क्लास में भी मजाक चाहिए, पढ़ाई तो कर दी नहीं है। रिकॉर्डिंग होती है ये क्लास, पता नहीं हो तो। फिर वो साथ साथ टाइपिंग है वो भी सब होती है।
मेरा तो 1 घंटे का ही होता है ना, 2 घंटे का मैं क्या जानू भाई, जिसके लेते हो उनको बोलो। मेरा तो 1 ही घंटे का ले रहे हो ना। होती है। इनको सब पता है। सब, इनको सब आइडिया है कि इस ऐप में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मैं बीच बीच में जो ये गुस्सा कर रही हूँ वो क्यों करूंगी, वो तो पता ही चल जाएगा। क्यों डांट रही भाई मैं। पक्का इनमें से किसी ने कुछ बदमाशी करी है। बाय कुलदीप, बाय अश्वित। थैंक यू नेहा। बाय नेहा। वेलकम तोशी। वेलकम पूर्वा। बाय विकास। बाय राकेश। बाय रोहित। बाय तोशी, बाय पूर्वा, बाय रक्षा। जी बाय कृतिका।